हेलो एवरीवन। आज के ना इस सेशन के अंदर हम लोग ना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो है हमारा चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, यस। तो बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। प्रॉपरली हम लोग एक एक चीज़ को पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन करते हैं। एंड अगर आपके पास भी नोट्स नहीं है तो प्लीज़ साथ साथ नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है जी? हाँ जी, अब सुनते जाइएगा आराम से। कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बच्चे, कार्बोहाइड्रेट्स दे आर दी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का बच्चे क्या मतलब होता है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब होता है जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस कंपाउंड से अगर हम पास करवाएंगे तो या तो वो राइट साइड को रोटेट हो जाएगी या फिर वो लेफ्ट साइड को रोटेट हो जाएगी। ठीक है, और अगर वो रोटेट नहीं कर रही है राइट एंड एज इट इज ही पास कर जा रही है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। बट कार्बोहाइड्रेट हम कोई भी लें एंड उसके थ्रू हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करवाएं तो वो डेफिनेटली या तो राइट को रोटेट हो जाती है या फिर लेफ्ट को रोटेट हो जाती है। सो दे आर बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। आप इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। अब पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब होता है कि इन कंपाउंड्स के अंदर OH ग्रुप्स बहुत होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब कि एक तो इनके पास में बहुत सारे OH होते हैं एंड उसके साथ साथ में इनके पास में एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोन का ग्रुप भी जो है वो भी पाया जाता है। एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोन का ग्रुप भी जो है वो भी हमें साथ साथ में देखने को मिलता है, तो हम इसे बोल देते हैं कार्बोहाइड्रेट। सो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। समझ में आया आपको यहाँ तक? ठीक है, एग्जाम्पल ग्लूकोज। अभी सबकी हम बना के देखेंगे स्ट्रक्चर्स। फ्रक्टोज एंड राइबोस। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और कंपाउंड which produces such units on hydrolysis। अब ये बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। देखो, एक ऐसा कंपाउंड है, अब ये यहां तक जो डेफिनेशन है उसमें आप इस ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोस को समझ सकते हैं। एंड इवन जो भी मोनोमेरिक हमारे पास में ग्लूकोज मोनोमेरिक कार्बोहाइड्रेट होगी उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे कि ग्लूकोज जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है एंड उसके पास में एल्डिहाइड है। फ्रक्टोज हमारे पास में पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है बट उसके पास में एल्डिहाइड के बजाय कीटोन है। ठीक है, हाँ जी। अब ये तो हो गए वो कंपाउंड्स के लिए डेफिनेशन सेट बैठती है जो कि मोनोमर्स हैं। ठीक है, जो पॉलीमर्स नहीं है। बट अगर ऐसा हुआ कि कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक सिंगल यूनिट ऑफ ग्लूकोज नहीं है, बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट्स हैं। ग्लूकोज की फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स है हमारे पास में ग्लूकोज की। तो अब ये बेसिकली ये इस कंपाउंड को भी हम कार्बोहाइड्रेट ही बोलेंगे, बट इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि ये कंपाउंड जो है ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन है। इसके लिए जो प्रॉपर डेफिनेशन है बच्चे वो ये है कि ये वो कंपाउंड है जो ब्रेक होकर, आई होप यू ऑल आर एबल टू सी इट, लेट मी जस्ट चेक इट। नहीं, ये नहीं दिख रहा ना। तो समझिए जरा, जो ब्रेक होकर ये वाले कंपाउंड्स बनाए, कोई भी बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये भी बन सकता है, और भी अगर कोई आप मोनोमर जानते हैं वो बने तो भी हम इसे कार्बोहाइड्रेट ही बोलेंगे।
carbohydrates are optically active polyhydroxy aldehyde or ketone. These three or other monomeric unit, they all are optically active compound and they have many OH, and along with that they also have a aldehydic or a ketonic group, right? या फिर कोई ऐसा कंपाउंड जैसे कि ये हमारा ये कंपाउंड है जो कि ये सब चीजें बना रहा है, वो ये सब चीजें माने कि ऐसी चीजें बना रहा है जिसके पास में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन है, तो हम इसे बोलेंगे कि वो कार्बोहाइड्रेट है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नहीं आया तो बेटा दोबारा से देखो, ठीक है? चलो अभी हम इसको रब करते हैं एंड आगे की ओर बढ़ जाते हैं। वो लाइन नहीं मेरे को रब करनी थी एक्चुअली, बिकॉज दैट इज द पार्ट दैट इज विजिबल टू यू पीपल। यप, चलिए ओके। अब कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स माने जो मैंने आपको भी एग्जांपल्स लिखवाई, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, हेडिंग लगाइए। मोनोसेक्राइड्स बच्चे वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट्स that cannot be further hydrolyzed, इन्हें फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता है, to give a simpler unit of polyhydroxy aldehyde और कीटोन। जैसे कि डेफिनेशन लिखिए एंड आई एम गोना इरेज इट। जैसे कि अगर हमारे पास में इसमें एग्जांपल्स आती हैं ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हो? क्या आप इसे फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हो? आपका जवाब होना चाहिए नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। तो इसी हम बोलते हैं मोनोसेक्राइड। अभी हम मूव कर जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, बेसिकली द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड। ये कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? ये वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो सिंपलर यूनिट्स दे सकते हैं, बट कितनी दे सकते हैं? 2 to 9। 2 to 9। 10 मोनो, एनसीईआरटी में एक्चुअली 10 है, 2 to 10। 1 दे रहा है तो मोनोसेक्राइड, मतलब अगर मतलब 1 तो देगा ही ना बच्चे, 1 तो इट्स अलोन 1, वो तो टूटेगा ही नहीं आगे, तो वो इट्स अ मोनोसेक्राइड। मोर देन 10 पॉलीसेक्राइड। सो 2 to 10 दे आर ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स की हम डेफिनेशन लिखें। यस, कार्बोहाइड्रेट्स, oligosaccharides are those carbohydrates that yield 2 to 10 monosaccharides unit। इसे हम क्या बोल देते हैं? ओलिगोसेक्राइड्स। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी डाइसेक्राइड ले लेते हैं, चलिए हम इसमें नहीं जाते, चलिए हम आपकी एनसीईआरटी की पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर आपके पास सुक्रोज है तो सुक्रोज इज ओलिगोसेक्राइड, बिकॉज जब हम इसे वाटर में डालते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो हमें मिलता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज क्या मिलता है हमें? सुक्रोज में से क्या मिलता है हमें? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। फिर हमारे पास में एक और है जो एनसीईआरटी में है, वो है रेफिनॉस। This is also oligosaccharide which when put to hydrolysis gives rise to glucose plus fructose plus galactose। समझ पा रहे हो जी कि आपको आई थिंक 2 ही पता है, दैट इज ग्लूकोज एंड गलेक्टोज, ठीक है? तो किस तरह से याद किया जाए, है क्या कोई तरीका जिससे याद किया जा सकता है?
अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए थोड़ा सा। हाँ, लेट मी थिंक इफ आई कैन। देखो एक्चुअली होता क्या है ना, सुक्रोज में सबको याद रह जाता है ग्लूकोज है, बट कंफ्यूज होते हैं बच्चे यहाँ पर कि फ्रक्टोज है या नहीं है। अब इसका ना आपको एक तरीका मेरे मन में आया है, इट्स नॉट अ वेरी नाइस वन बट येस आपको शायद याद रहेगा इससे। रोज, सुक्रोज से याद रखो रोज। रोज कैसे होते हैं? कलरफुल कलरफुल होते हैं, पिंक, रेड, येलो, कितने कलर के होते हैं फ्लावर्स। उसी तरह से आपको जो फ्रूट्स खाते हो, कोई फ्रूट जो है वो रेड कलर का होता है, कोई फ्रूट आपका येलो कलर का होता है, कोई ग्रीन कलर का होता है, कोई ऑरेंजिश कलर का होता है ना। डिफरेंट टाइप के कलर्स के आपको फ्रूट्स दिखते हैं। तो जिस तरह से रोजेस डिफरेंट कलर्स के हैं, उसी तरह से फ्रूट्स डिफरेंट कलर के हैं। तो रोजेस से याद रहेगा सुक्रोज एंड फ्रूट से याद रहेगा फ्रक्टोज, एंड फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज गिव्स अस सुक्रोज। एंड इधर आपको याद रखना है बच्चे रेफिनॉस, GFG। इसको कैसे याद किया जाए? बेसिकली आपको ये दो एग्जाम्पल्स ही तो पढ़नी है। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज यहाँ भी है, ग्लूकोज फ्रक्टोज यहाँ भी है, बट एक गैलेक्टोज यहाँ ऐड होता जा रहा है। चलिए अगर मेरे को कोई मिलेगी तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। अभी तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है ओलिगोसैकेराइड्स की ट्रिक्स को लेकर। एक मैंने आपको बताई है सुक्रोज वाली, एंड आई होप आपको इसकी काफी ज्यादा बेनिफिट होगा इससे, है ना। चलिए आगे जी। अभी ओलिगोसैकेराइड हमारा कवर हो चुका है, अब हम चलते हैं पॉलीसैकेराइड्स के ऊपर। पॉलीसैकेराइड्स में लिख नहीं रही हूँ, सिर्फ बोल रही हूँ। Polysaccharides, they are those carbohydrates which yield a large number of monosaccharides. Like more than 10 अगर monosaccharides यूनिट बना रहा है तो हम उसे पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। दो एग्जाम्पल्स बोल रहे हो, लिख लीजिएगा, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। अच्छा, एक चीज मुझे आपको बतानी है पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। सबसे पहले पॉलीसैकेराइड्स की एग्जाम्पल, स्टार्च प्लस ग्लाइकोजन, ठीक है। एंड along with that they are not sweet, मीठे नहीं होते हैं ये टेस्ट में। ग्लूकोज मीठा होता है बट ये मीठे नहीं होते हैं। दे आर नॉट स्वीट, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन शुगर्स, मतलब शुगर्स ही नहीं है। समझ आया जी? क्लियर है जी? बहुत ही बढ़िया जी। चलिए आगे बढ़ जाए क्या? नोट कर लीजिए बेटा इसको। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, वो है हमारा रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। चलो पहले रिड्यूसिंग की बात करते हैं। रिड्यूसिंग क्या होता है? जो रिड्यूस कर सके, सिंपल सी बात है ना। हाँ, तो रिड्यूसिंग शुगर्स वो होती हैं ऑल दो शुगर्स, वो शुगर्स which are capable of reducing Filling's solution and टॉलेंस रिएजेंट। अच्छा, एक बात मेरी बात सुनना यहाँ पे आप, ये फेलिंग्स सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट के बारे में ना एल्डिहाइड वाले चैप्टर में आता है। हो सकता है आपने वो चैप्टर अभी ना पढ़ा हो तो उसे पढ़ लीजिएगा, आपको ये दो चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। हाँ जी, और हो सकता है आपने पढ़ लिया हो बट आप भूल गए हो, बिकॉज भूल जाती हैं चीजें, तो आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि फेलिंग्स सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट क्या होते हैं। एंड वो सारे शुगर्स जो इन फेलिंग सॉल्यूशन को, फेलिंग सॉल्यूशन का एक फॉर्मूला होता है वो आप वहां पढ़िएगा,
एंड मैं भी आपको पढ़ाऊंगी एक्चुअली, फेलिंग्स सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट, इनको रिड्यूस करने वाले शुगर्स को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। ऑल दो शुगर्स व्हिच आर केपेबल ऑफ रिड्यूसिंग फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक? आई होप कि आपको यहाँ तक जो है चीजें काफी अच्छे से समझ में आई हैं। जिनको याद है वेल एंड गुड, जिनको नहीं याद है वो एक बार के लिए याद कर लो कि हाँ, एक सोल्यूशन होता है जिसे हम फेलिंग्स सॉल्यूशन बोलते हैं, एंड एक सोल्यूशन होता है जिसके पास हम उसे टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। एंड यू नो रिड्यूसिंग रिएजेंट होने के लिए ना, रिड्यूसिंग रिएजेंट वही कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वही शुगर हो सकती है जिसके पास में फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, ठीक है? वही शुगर्स रिड्यूसिंग हो सकती हैं which have फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोन ग्रुप। अब ना इसका भी आंसर ना आपको वहीं पर ही मिलेगा। अभी हम अगर उसकी डिस्कशन करेंगे तो हम उसी की डिस्कशन करते रहेंगे। अभी के लिए इसको दिमाग में रखिए कि इट इज केपेबल ऑफ रिड्यूसिंग फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। तो कौन सी शुगर्स है वो जिनके पास में फ्री एल्डिहाइडिक या फिर फ्री कीटोनिक ग्रुप है? आप बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे मैम क्यों के जवाब के लिए फिर एल्डिहाइड वाले का वेट करिए। अगर आपने पढ़ रखा है वेल एंड गुड, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो ऐसी कौन सी शुगर्स है जिनके पास में फ्री एल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक ग्रुप होता है? कौन है वो? तो कौन है वो है बच्चे मोनोसेक्राइड्स। कौन है वो? मोनोसेक्राइड्स। तो ये है हमारे पास में रिड्यूसिंग शुगर्स। समझ में आया आपको? ठीक है। एंड अगर आपको कोई पूछे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कौन है, वो जो कि फेलिंग्स सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकती हैं, एंड उसमें वो सारी शुगर्स आ जाएंगी जिनके पास में फ्री एल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक ग्रुप नहीं है। एंड वो सुक्रोज जो है दैट वुड बी द वन सच एग्जाम्पल, ठीक है? दैट वुड बी द वन सच एग्जाम्पल ऑफ द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब हम चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज के ऊपर। कहाँ चलते हैं अब हम लोग? प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज के ऊपर अब हम लोग चलते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं ये। और मेरे लिखने पढ़ाने का मकसद है कि आप लोग जो है आप भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए, ठीक है? नहीं तो एनसीईआरटी बेस्ड होता है ना, तो वी यूजुअली प्रेफर कि हम पीपीटी से पढ़ा दें, या फिर मतलब जैसे अभी मैं आपको पीडीएफ शेयर करके मैं आपको पढ़ा देती, बट आई थॉट दैट कि यार इसमें ना प्रॉब्लम होती है फिर नोट्स बनाने में, तो इसलिए आपको एक बार लिख के पढ़ा रही हूँ, ठीक? चल, तो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में पहली रिएक्शन जो है वो क्या होती है बच्चे? दैट इज फ्रॉम सुक्रोज। दैट इज फ्रॉम सुक्रोज, ठीक है? फ्रॉम सुक्रोज क्या रिएक्शन है? सुक्रोज पहले क्या होता है? C12H22O11, इसमें आपको ऐड करना है वाटर, साथ में आपको ऐड करना है H+, साथ में आपको ऐड करना है C6H12O6। सॉरी, ऐड नहीं, ये बनता है एक्चुअली, तो ग्लूकोज ही तो बनाना था, बन गया, इस तरह से बन गया। यहाँ पे एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है। This is how you prepare the glucose from the cane sugar, that is sucrose. The sucrose is also called as the cane sugar. All right? Yes. Second method that you are supposed to learn is from starch. That is again a very simple reaction. फ्रॉम स्टार्च ले लो या फिर सेल्यूलोज ले लो, बिकॉज दोनों का फॉर्मूला एक ही जैसा होगा। कैसे मैं आपको समझाती हूँ। तो हम यहाँ पर लेते हैं बच्चे ग्लूकोज। अब स्टार्च और सेल्यूलोज में क्या होता है बेटा? ग्लूकोज का पॉलीमर है ये दोनों।
स्टार्च में N अलग हो सकता है, सेल्यूलोज में N अलग हो सकता है, बट जनरल फॉर्मूला तो सेम ही होगा ना, तो इसलिए जनरली बता देते हैं। एंड ये जितने N होते हैं उतने ही हमें N वाटर के मॉलिक्यूल्स लेने होते हैं। कंडीशंस मैं आपको भी याद करवाने की कोशिश करती हूँ है। यहाँ से क्या बनेंगी हमारे पास में NC6H12O6। तो हमने जब इसको वाटर में डाला सो वी गॉट दी N यूनिट्स ऑफ दी ग्लूकोज। एंड यहाँ पर भी पहले वाली रिएक्शन की तरह H+ आ गया है, बट यहाँ पर एक प्रेशर है जो है 393 केल्विन का। तो आप ये समझिए कि पहले जब हमने सुक्रोज से किया तो उसने ग्लूकोज बना दिया, तो अब स्टार्च के ऊपर एक प्रेशर सा आ गया कि मुझे भी ग्लूकोज बनाना है ना। तो वो प्रेशर से आप याद रख सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, और वो प्रेशर कितना होगा, वो होगा 393 केल्विन। इज दैट क्लियर टू यू पीपल? अब देखो बेटा, ये आपके दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे ग्लूकोज के। अब एक्चुअली हुआ क्या था, लोगों को पता था कि ग्लूकोज का स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है और ग्लूकोज का हमारे पास में रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर भी जो है एग्जिस्ट करता है। बट उन्हें ये नहीं पता था कि ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन में क्या स्ट्रक्चर होता है और रिंग शेप में उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। दे न्यू दैट कि एक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है, एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनता है, बट दे डिडंट नो कि ये स्ट्रेट में कैसा अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल का एंड रिंग में कैसा अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। तो उसी को अब हम जानने जा रहे हैं। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को जानने के लिए। तो हम उन सारे एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है जी, हाँ जी। तो आ जाइए फिर, रेडी है हाथ में कलम लेकर। पहले सुनिए, फिर पॉज करिए, फिर लिखिए, ज्यादा अच्छा याद होगा आपको। Okay. Proving नहीं, basically identifying the straight line structure of the glucose. ठीक है, identifying the straight line structure of glucose। करें आइडेंटिफाई। इसको इरेज कर देती हूँ, थोड़ा बड़ा है ना पॉइंट वो इसलिए। एक्चुअली हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने इसके साथ में मुलाकात करी। पहले एक्सपेरिमेंट में हमने ग्लूकोज के साथ में मुलाकात करी एंड हमने ग्लूकोज को बोला हाय ग्लूकोज, हाय। ग्लूकोज कहता हाय, वुड यू टेक द रेड रोजेस फ्रॉम मी। अब इसने उसको रेड रोजेस दे दिए हैं, तो रेड फॉस्फोरस, हमारे केमिस्ट्री में रेड रोजेस में रेड फॉस्फोरस होता है। एंड व्हाट वी ऑब्जर्व, हमें पता चला यार यहां से तो एन हेक्सेन मिल रहा है। एंड इसके साथ में एक और बन रहा था 2-आयोडोहेक्सेन। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि हाँ ये है तो स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर की, जिस सोल्यूशन को हम देख रहे हैं वो है तो स्ट्रेट लाइन ही। याद भी करवा दिया मैंने आपको बातों में। हमने सबसे पहले उसके साथ क्या की, मुलाकात की। मुलाकात जरूरी होती है ग्लूकोज के साथ में। उसको कहता तभी तो अपने बारे में वो बताएगा हाय। इसने उसको हाय ने क्या दिए, हाय बंदे का नाम भी हाय है, तो ग्लूकोज भी कहता हाय। अब हाय ने ग्लूकोज को क्या दिए, रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस ने बेसिकली रेड रोजेस दिए, ठीक है। एंड उससे हमें क्या मिला, एन हेक्सेन बना एंड ये बना। बट इससे हमें ये कंफर्म हो गया कि ये है तो स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर ही। हमने बोला वाजीवा 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 वाजीवा। लिख लें एक बार ही, हाँ जी मैम, जी मैम, जरूर मैम। तो चलिए लिखते हैं। हीटिंग है ये, सुनो जरा। ऑन prolonged heating of glucose with HI, it
forms N-hexane, suggesting that all 6 carbons are linked in straight chain. इससे उन्हें 2 चीजें पता चली। पहली कि अगर ये ऐसे है 2 3 4 5 6, पहली चीज ने ये कंफर्म हुई, ऐसे बना देती हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक तो चीज़ों ने ये कंफर्म हो गई कि हाँ चलो जो सोल्यूशन हमने अपने हाथ में लिया है वो रिंग वाला तो नहीं है, ये चीज़ इनको कंफर्म होगी। और दूसरी चीज़ इनको कंफर्म होगी कि ऐसा नहीं है कि ये ऐसे लगा हुआ है एंड इधर एक ग्लूकोज यहाँ लमक रहा है और एक ग्लूकोज बेसिकली एक जो है हमारा, सॉरी ग्लूकोज नहीं, एक कार्बन हमारा यहाँ है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, सारे कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में अटैच्ड है। तो उन्हें ये, अब देखो ये भी तो चेन ही है, ये भी चेन है, रिंग तो नहीं है ना, दोनों ही चेन है। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि ग्लूकोज इसी शेप में है, इस शेप में नहीं है। पहली चीज हमें ये कंफर्म होगी कि ग्लूकोज जो है वो स्ट्रेट ही है, स्ट्रेट चेन है, ब्रांच तो चेन नहीं है ग्लूकोज। दूसरी चीज हमें ये कंफर्म होगी कि हाँ जो सोल्यूशन हमने पकड़ा है वो चेन वाला ही पकड़ा है, रिंग वाला नहीं पकड़ा है। समझ में आ गया जी, समझ में आ गया जी। अगले पॉइंट पे चलें क्या, अगले पॉइंट पे चलें क्या, चलो बढ़ो। बेसिकली बच्चे होता क्या है ना, अपने अगर एल्डिहाइड वाला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बेटा कोई चक्कर नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ क्या है इसमें। बेसिकली होता क्या है ना, अब देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा है ना, ऐसे एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है इस तरह से हमारे पास में, यू नो 1 2 3 4 यहाँ पर हमारे पास में ये कितने हो गए, 5 हो गए ना, हाँ अटैच होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में होता है CH2H HOH 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 HOH, और जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं ना HCN के साथ में, सबसे पहले हमने ग्लूकोज के साथ में मुलाकात की। मुलाकात कैसे की, उससे हाय बुलाकर, हाय बोला, हेलो ग्लूकोज, सीक्वेंस याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, ओके। अब दोनों जो हैं वो आपस में हंसने लगे, क्या लगे, आपस में हंसी मजाक करने लगे, हंसने लगे। तो आप क्या हंस को कैसे लिखते हो, आप हंस जब ऐसे चैटिंग करते हो तो हंस को कैसे लिखते हो, हाँ हिंदी में लिखते हो, नहीं नहीं इंग्लिश में लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं ना कभी कभी, हंस, है ना, हम समझ जाते हैं ये हंस है। बट अब ना हम अपने हंस के स्पेलिंग चेंज कर रहे हैं, हम हंस में एस नहीं, हम हंस में सी लगाएंगे, तो ये भी तो हंसी हो गया, तो याद रहेगा हंस। अब हंस के बाद तो यार एन नहीं आता है यार, इतना तो हम जानते हैं, चलो याद तो करवा दिया। आप रिएक्शन क्या है वो बताओ। एक्चुअली बेटा होता क्या है ना, जब हम इसकी रिएक्शन HCN के साथ में करवाते हैं ना, तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट, मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये कार्बोनिल ग्रुप पे जाके अटैक करता है, ऐसा होता है, और वो कहीं पर जाके अटैक नहीं करता, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो बेसिकली ये H जो है वो 2 चीजों में डिवाइड होता है, H+ और Cn-। तो ये जो है दोनों यहाँ पर H+ जो है वो यहाँ पर दौड़ता है, क्योंकि इसी के पास में है कैपेबिलिटी अपना डबल बॉन्ड को ब्रेक करने की। तो ये क्या करता है, ये अपने डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गेट्स द नेगेटिव साइन, कार्बन बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव गेट्स द पॉजिटिव साइन। दिस Cn- get attached here, this Cn- gets attached to this carbon and this H+ gets attached to this O, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या रिएक्शन पाई, हमने ये रिएक्शन पाई कि यहाँ पर ये चीज बन जा रही है, बॉन्ड टूटा एंड यहाँ पर ये बन गया, एंड ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ CHOH4 एंड लास्ट पे CH2OH। अगर यहाँ पर हमारे पास में ये कार्बोनिल ग्रुप ना होता तो ये रिएक्शन कभी भी नहीं होती है,
क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड ही अपना बॉन्ड ब्रेक करता है एक और अपना प्लस माइनस बनाता है। इन सब के अंदर क्या है? सिंगल बॉन्ड है, ऐसे जुड़े हुए हैं ना ये CHOH, है ना। तो इन सब में क्या है? अपना सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को आप ब्रेक कर दोगे तो वो तो अलग ही हो जाएंगे। डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो एटलीस्ट दे वुड बी जॉइंड बाय वन बॉन्ड। ठीक है जी, हाँ जी। तो डबल बॉन्ड ही हमेशा ब्रेक करता है। तो अगर कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता तो HCl नहीं अटैक करता कभी भी। ठीक है, अब क्योंकि ग्लूकोज इज रिएक्टिंग विद दिस HCN टू गिव अ साइनोहाइड्रीन। इससे हमें ये चीज कंफर्म हो गई कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो तो डेफिनेटली प्रेजेंट है। तो कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस भी हमने कंफर्म जो है वो कर ली। इसको एक बार रिटन मैनर में लिख दें क्या? हंसी खुशी लिखोगे क्या मेरे साथ में? नहीं लिखोगे तो आप ही का नुकसान है, भूल जाओगे। ठीक है, अब दो चीजें याद हो गई, हाय। अब हाय करके वो आपस में हंसने लगे हैं। क्या लगे हैं? हंसने लगे हैं। तो हंस से याद हो जाएगा ये। इसको रिटन फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ग्लूकोज reacts with HCN टू फॉर्म, जो बना था ना उसे हम साइनोहाइड्रीन बोलते हैं। which confirms the presence of the carbonyl group। कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, चलिए अभी ना एक और प्रूफ है, जिससे एक और तरीका है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। दो तरीके हैं एक्चुअली प्रूव करने के कि इसके पास में कार्बोनिल ग्रुप है। अब होता क्या है, पहले नमस्कार करी हमने उसको, ग्लूकोज को हमने बोला हाय, फिर वापस में क्या लगे हम लोग उसके साथ में क्या करने लगे? हंसने लगे। हंसने से क्या हुआ? HCN तो खुद से लगा लोगे। अब क्या हुआ? अब हम अपने मतलब ऐसा मानो ना कि हम ग्लूकोज के फ्रेंड हैं। हम उससे पहली बारी मिले, हमने बोला हाय, फिर हम उसके साथ दूसरी बारी बोले तो हमने हंस के बातें करी। अब तीसरी बारी क्या हुआ है कि लाइफ में कुछ दिक्कत आ गया है, परेशानी आ गया है। अब दिक्कत परेशानी तो हमारा एक ही दोस्त है ग्लूकोज। हमने ग्लूकोज के पास गए, या ग्लूकोज पता है मेरी लाइफ में क्या हुआ? ग्लूकोज कहता है बताओ। हमने उसको अपनी दुख भरी कहानी पूरी बताई एंड ग्लूकोज कहता ओहो। ग्लूकोज क्या कहता? ओहो, बहुत बुरा हुआ आपके साथ में। ठीक है, बहुत बुरा हुआ आपके साथ में। ठीक है, ओहो। जब हमने ग्लूकोज को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई तो ग्लूकोज का कहता ओहो ओहो। अरे क्या ओहो 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 कर रही हो? बेटा अभी समझाती हूँ क्या कर रही हूँ। दोबारा से बना लो ग्लूकोज, शॉर्ट में बना रही हूँ, बड़ा वाला अभी बना कर दिखाऊंगी खोल के। मतलब ओहो ओ ओ ओ आ गया ना, OHO ऐसे लिखते हो ना ओ, साथ में यहाँ पे तुम्हें जोड़ना है NH2। ओ तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओ तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब ऐसा मत करना मैम, ओ तो आप सेंटेंस में पहले बोल रही हो, लिख बाद में रही हो। बेटा तुमने कभी ऐसा फॉर्मूला देखा है? या ऐसा देखा है तुमने? या ऐसा देखा है तुमने? तो सारी पॉसिबिलिटीज गलत है, तो यही पॉसिबिलिटी बनेगी ना मैम। इससे आप कैसे प्रूव करने वाले हो आप कार्बोनिल ग्रुप? पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर भी एसिडिक मीडियम ही है जैसे पहले था 4 to 5। अब जब भी यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जब भी यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है, जब भी यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो कैसी रिएक्शन यहाँ पर होती है? चलो ध्यान से देखो, पता है क्या होता है जब कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे होता है तो ना यहाँ पर ना NOH लग जाता है। ओ माय गॉड, यस। कैसे लगा? अभी समझा देते हैं यार, बहुत सिंपल है ये। NH2OH का स्ट्रक्चर लिखो।
खूबसूरत, 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 बहुत ही खूबसूरत। ये H क्या है, इसको छोड़ के चलेंगे। ये H, इसके N के 3 दोस्त थे, HHOH, 2 दोस्त छोड़ के भाग गए, H भाग गया। ये कहता नो, आई वॉन्ट टू मेक सम न्यू फ्रेंड्स। उधर से इस ऑक्सीजन ये बहुत चालाक निकला, यहाँ पे दोनों बॉन्ड निकल के भाग जाता है, O2 माइनस की फॉर्म में भाग गया ये, बताओ। ठीक है, ये निकल गया है, ये निकल गया। बेसिकली आप इसके मैकेनिज्म में मत जाओ, actually I think it's a free radical mechanism. I am not sure of that, I'm so sorry, I will confirm about it, right? I will let you know it in the next session, definitely. Just wait for 1 second, let me save this thing, whether this reaction is happening with the help of the free radical mechanism or it is basically some sort of the substitution reaction. But still it's very easy to understand. These two H will go away with this oxygen and will form the water, and this NOH will attach with this carbon. But still I will let you know whether this is a free radical mechanism or it's a plus minus वाला खेला, कार्बोकेटाइन वाला। तो पहली मुलाकात में क्या हुई, हाय, दूसरी मुलाकात में हंसना खेलना हुआ, तीसरी मुलाकात में ओह तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए था। समझ में आया? तो 2 चीजें प्रूव हो चुकी हैं, पहला कि ये स्ट्रेट लाइन है, दूसरा कि इसके पास में कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, अब चौथी बार नहीं, तीसरी बार में क्या हुआ, उसे बोलता है ब्रो तू टेंशन मत ले, अपन इस प्रॉब्लम के साथ में डील कर लेंगे, है ना। जो भी उसकी प्रॉब्लम थी, मेरी प्रॉब्लम थी, ग्लूकोज इज माय फ्रेंड, राइट, माय पर्सनल फ्रेंड, नॉट योर्स, या बिकॉज आई एम मेकिंग द ट्रिक्स फॉर यू पीपल। मेरा दोस्त है ये, तुम लोग यहाँ पे नहीं आओगे। चलिए हम समझते हैं टॉपिक को। पहली बार में आई सेड हाय ग्लूकोज, दूसरी बार में मैंने उसके साथ में हंसी मजाक किया, तीसरी बार में मैंने क्या बोला, मेरे साथ में ग्लूकोज ऐसा ऐसा हो गया, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज सेड व्हाट, ओहो तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए था, ब्रो तुम टेंशन मत लो, हम इस प्रॉब्लम के साथ में खुद से डील करेंगे ना। ये ब्रो 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 पे फोकस करना तुम्हें, बिकॉज ना बताती हूँ अभी क्यों ब्रो पे फोकस करना है। बट प्रूफ क्या करने वाले हो बाबा, प्रूफ क्या करने वाले हो? उससे पहले इसका एक थ्योरी लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं एक बारी। ग्लूकोज रिएक्ट्स, लिखो जरा, मैं लिख रही हूं समझ में आ जाएगा। हाइड्रोक्सिलामाइन इज NH2OH, और जो बना था दैट इज कॉल्ड एन ऑक्साइड। चलो जी, giving you 20 seconds, write it fast and revise the previous thing. Giving you 30 seconds, be quick. अब देखो हमें ये चीज पता चल चुकी है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, बट कार्बोनिल ग्रुप तो एल्डिहाइड में भी प्रेजेंट होता है और कीटोन में भी प्रेजेंट होता है। तो क्या ये एल्डिहाइड की फॉर्म में है? हमें तो पता है, उनको नहीं पता था ना, हमें तो पता है एल्डिहाइड की फॉर्म में, बट उन्हें नहीं पता था। उन्हें कंफर्म करना था कि क्या ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है या फिर कीटोन की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ना मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, फिर मैं आपको अगला एक्सपेरिमेंट जो है बताऊंगी। एक्चुअली ना होता क्या है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपने अल्कोहल में पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता रही हूँ, बट बेटा पढ़ लेना उसको भी, है ना, जरूरी है वो भी। धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो हो जाएगा, स्ट्रेस लेने से नहीं होगा एक्चुअली, है ना, आराम से करने वाली चीजें हैं। मैं भी आपको करवा दूंगी आपकी एग्जाम से पहले, आप फिक्र मत करना। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है बच्चे, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है,
सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। सेकेंडरी अल्कोहल पता है क्या होता है? जैसे जिस कार्बन के साथ में अल्कोहल अटैच्ड है उस कार्बन के साथ में 2 कार्बन अटैच्ड हो। प्राइमरी अल्कोहल होता है जिस कार्बन के साथ में अल्कोहल अटैच्ड है उसके साथ में सिर्फ एक ही कार्बन अटैच्ड हो। अच्छा, अगर पहले से ही एल्डिहाइड प्रेजेंट हो तो फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? उसको कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देगा। अगर पहले से ही COH प्रेजेंट है तो वो उसे COOH में कन्वर्ट कर देगा। मैम आपने टर्शियरी अल्कोहल के बारे में नहीं बताया, बिकॉज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टर्शियरी अल्कोहल के साथ में इट गिव्स नो रिएक्शन। समझ में आया? अभी इसमें आपको क्या समझना है कि एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक देता है, तो उन्होंने क्या किया, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, ब्रोमीन वाटर। दिस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड यहीं से मैं बोल रही थी ब्रो, ठीक है। हाय, हंसना खेलना, ओहो तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए था ब्रो, तू टेंशन मत ले मैं तेरे साथ हूं। तो ब्रो आ गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअल में हुआ क्या, जैसे ही उन्होंने ग्लूकोज के अंदर इस ब्रो को डाला, ब्रोमीन वाटर को डाला, तो उन्होंने देखा कि उन्हें एक कार्बोक्सिलिक चीज मिल रही है। मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ही उन्होंने ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ में एक्सपोज किया, सॉरी, जैसे ही उन्होंने ब्रोमीन वाटर, जो कि क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, MOA माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड एक प्रेजेंट था। अब लोगों को नहीं पता था, लोगों को पता था कार्बोनिल ग्रुप है, बट उन्हें नहीं पता था कि ये कीटोन की फॉर्म में, कीटोन क्या होता है, कीटोन ऐसा होता है, तो कार्बोनिल तो इसमें भी है, कार्बोनिल तो इसमें भी है और कार्बोनिल इसमें भी है। मैम उनको ये नहीं शक था कि COOH की फॉर्म में होगा, नहीं बच्चा, एक्चुअली दे वर वेरी क्लियर अबाउट COOH, ठीक है। COOH के बारे में उनको कंफर्म था कि COOH जो है नहीं होगा। एंड इसका जवाब आप नीचे कमेंट्स में लिखिएगा कि उनको क्यों कंफर्म था, ठीक है। इसका जवाब मैं आपको भी नहीं दूंगी। तो एक्चुअली हुआ क्या, ये कन्वर्ट हो गया पूरा, इसके बारे में अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया बच्चे, CHOH4 COOH एंड नीचे आ गया हमारे पास में CH2OH। अब आप में से बहुत से सयाने बच्चे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, दे विल आस्क मी कि मैम देखो ये जो आपने CHOH लिखा है ये कैसा है, ऐसा है ना, और ऐसे लगाए। तो मैम देखो ना, ये कार्बन के ऊपर जो अल्कोहल है वो सेकेंडरी अल्कोहल है, दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसे ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन में कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहा? बेटा ऑक्सीडाइज करने की ना 2 कंडीशंस होती हैं। पहला कि हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, दूसरा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होनी चाहिए, ठीक है। लिख दूं क्या? 2 कंडीशन है for oxidation basically. No hindrance, high electron density. इसके पास में, जिसके पास में भी डबल बॉन्ड होता है ना, उसके पास में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। अब क्योंकि इनके पास में डबल बॉन्ड है तो इसके पास में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो सिर्फ यही ऑक्सीडाइज हुआ। इनके पास ना तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्योंकि इनके पास में डबल बॉन्ड नहीं है, और हिंड्रेंस भी बहुत है, कितने सारे CHOH है। अब इधर CH2OH में हिंड्रेंस तो उतनी नहीं है क्योंकि ये टर्मिनल वाला है, जैसे कि ये था। अगर ये बीच में होता ना तो नहीं कर पाता ब्रोमीन इसको ऑक्सीडाइज, क्योंकि हिंड्रेंस आ जाती। फिर मैम यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इसे क्यों नहीं ऑक्सीडाइज करा? ये प्राइमरी अल्कोहल है, व्हाई इज इट नॉट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड? बेटा बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है ना, सिंगल बॉन्ड ही है ना बच्चे, ऐसे बनाते हो ना तुम लोग, क्या है ये सारे सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 ऊपर वाले कार्बन के साथ में बॉन्ड बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होने के कारण यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, एंड यहाँ पर
ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हुआ? एक तो हिंड्रेंस है और ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इसकी कोई हाई नहीं है, लो है। तो यहाँ से बना क्या, सिर्फ ये COH ऑक्सीडाइज हुआ ग्लूकोनिक एसिड में। एंड हमें समझ में आ गया क्योंकि कार्बोक्सिलिक बन रहा है, इस मतलब ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है, उन्हें ग्लूकोनिक एसिड के बारे में ऑलरेडी जानकारी थी। ठीक है, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स के बारे में दे वर ऑलरेडी वेरी मच अवेयर। कैसे थे वो नहीं अपने को पढ़ना। ये क्या है, ग्लूकोनिक एसिड है। अब उन्हें पता था कि ये ब्रोमीन वाटर अगर एल्डिहाइड होगा तो हमें तभी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक मिलेगा। उन्हें पता चला यार यहाँ पे कार्बोक्सिलिक है, तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ इसका मतलब ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, ताकि इसीलिए ब्रोमीन डालने पर हमें कार्बोक्सिलिक मिला है। तो समझ में आ गया, हाई भी हो गई, हंसना भी हो गया, ओ कहना भी हो गया एंड ब्रो कहना भी हो गया, सपोर्ट भी मिल गई है उस इंसान की हमें ग्लूकोज की। चलिए आगे बढ़ जाए। अब हमने ये चीजें तो सारी प्रूफ जो है कर दी है। एक बार लिख लें क्या? यस मैम, जरूर मैम, हम भी लिखेंगे आपके साथ में। चलो मैं बोल नहीं रही हूँ, लिखो, समझ लो इसको, बहुत इजी है, सारी रिएक्शन समझा दी है मैंने आपको। लिखो, ठीक है, ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज ग्लूकोनिक एसिड। जब हमने उसकी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन करी, इससे प्रूव हो गया कि कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप। फाइन, यहाँ तक समझ में आ गया। इसको नोट करिए पॉज कर फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अभी देखो हमें इतना पता चल गया, स्ट्रेट चेन है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, वो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइडिक फॉर्म में प्रेजेंट है। बट अभी हमें OH के बारे में नहीं पता चला। हमें पता है, उनको तो नहीं पता था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बारे में सीखते हैं कि 5 OH प्रेजेंट है, इसको कैसे कंफर्म करेंगे। इसको पॉज करिए, लिखिए, बड़े आगे नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने इतना? जी ओके, चलिए अभी नेक्स्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं। आपने एल्कोहल के चैप्टर में एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी होगी, है ना? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। अगर आपने पढ़ी है तो बेटा बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ी है तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूंगी, बट आई विश दैट यू हैव स्टडीड, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, एक्चुअली देखो समझो, आई एक्सपेक्ट कि तुम बायोमोलिक्यूल्स में एल्कोहल पढ़कर ही आए होगे, है ना? तभी मजा है, ये तो बायोमोलिक्यूल वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू एंड यू इफ यू हैव डन दैट देन ये रिएक्शन कुछ भी नहीं है आपके लिए। अब हमने क्या किया, हमने देखा, अब हमें पता था इसके अंदर अल्कोहल तो है, बट कितनी है कैसी है दैट वी डिडंट नो अबाउट दैट। तो ये हमने डाला COH, ठीक है, CHOH4 एंड नीचे हमने ऐड किया CH2OH। ठीक है, हाँ जी। अब इसके अंदर हमने क्या ऐड किया, CS3 COO CS3। अब एक्चुअल में होता क्या है ना बच्चे, ये
ये जो H होते हैं ना, ये बेसिकली यहाँ से एक H निकलता है एंड यहाँ से ये वाला पूरा चीज निकलता है, ठीक है। एंड किस चीज की फॉर्मेशन करता है, CH3COOH, एंड साथ में यहाँ पर सारे ऑक्सीजन्स के साथ में व्हाट यू गेट टू सी, सारे ऑक्सीजन्स के साथ में आपको क्या देखने को मिलता है, ये COCH3 ग्रुप देखने को मिलता है। ठीक है, ये देखने को मिलता है। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, दिस इज अ ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। तो एस्टेरिफिकेशन में बेसिकली होता क्या है, हमेशा अल्कोहल के साथ में ही रिएक्शन होती है। अल्कोहल का H एंड इसका ये पूरा कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर जाते हैं एंड ये वाला जो पोर्शन है वो ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाता है। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है बेटा, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो रही है। अगर तुमने एस्टेरिफिकेशन नहीं पढ़ी है तो ये चीज समझ में आने में बहुत दिक्कत होगी। तो मेरा एडवाइस तो यही है कि अब एस्टेरिफिकेशन पढ़िए, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। एंड आप पहले अल्कोहल कर लीजिए, उसके बाद में बायोमॉलिक्यूल्स कीजिए, ठीक है। तो जब हमने देखा कि जब हमने इस ग्लूकोज को इस के साथ में रिएक्ट करवाया CH3COOCH3 के साथ में, जो कि इसे हम बोलते हैं बेसिकली एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। मतलब कि 5 जगह पर OH था तो 5 जगह पर COCH3 ग्रुप लग गया, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये सिर्फ उसी के साथ में रिएक्ट करेगा जहां पर हमारे पास में OH होता है, ठीक है। इसका H निकलता है, यहाँ पर आकर ये ग्रुप जो है लग जाता है, और ये ग्रुप तभी लगेगा जब यहाँ पे OH होगा। तो 5 जगह पे OH था तो 5 जगह पे आके ये लग गया। तो हमें पता चल गया कि 5 जगह पर जो है ये चीज है। तो बेसिकली इसको हम लिख के देख लेते हैं तो आपको ये चीज और ज्यादा जो है वो क्लियर हो जाएगी। चलिए, एसिटाइलेशन, एसिटिक एनहाइड्रेट। एसिटिक एनहाइड्रेट कौन है, CH3COOCOCH3 gives glucose pentacetate which confirms the presence of 5OH ग्रुप। ठीक है जी, हाँ जी। तो 5OH ग्रुप की प्रेजेंस। अब आप सोचोगे कि मैम इन्हें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो पता नहीं था, हाउ डिड दे नो अबाउट दिस कि पेंटाएसीटेट है या नहीं है, है ना। हाउ डिड दे नो अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा इतनी भी पिछड़ी हुई नहीं थी हमारी उस टाइम पे केमिस्ट्री, लोगों को पता था पेंटाएसीटेट के बारे में, तभी उनको लगा कि, और उन्हें ये भी पता था कि अल्कोहल के साथ में रिएक्ट होता है, बट उन्हें बस ग्लूकोज का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं मालूम था। बट दे न्यू दैट कि ऐसा पेंटाएसीटेट कुछ होता है, लाइक यू नो एसीटेट कुछ होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड ये होता है, दे न्यू अबाउट दैट, यू नो। द ओनली थिंग वाज दैट उन्हें नहीं पता था कि ग्लूकोज के अंदर, उन्हें ये पता था OH है ना, बट उन्हें ये नहीं पता था कि कितने OH है, 5 OH है। यहाँ से कंफर्म हो गया। अगर एक भी OH नहीं होता तो फिर वो ग्लूकोज ही नहीं होता ना। बेसिक चीजें तो दे न्यू ना, उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करी। ठीक है जी, हाँ जी। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया, इसको पहले फटाफट से नोट डाउन कीजिए, क्विक क्विक क्विक। अब आई होप आपने इतना लिख लिया है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट पता है क्या है बच्चे, अगले पॉइंट में हम ये देखो, हमें इतना पता चल गया कि 5OH ग्रुप्स हैं। अब हमें ये देखना है कि हमें ये भी पता है लाइक रिंग नहीं है तो टर्शरी नहीं हो सकता, और क्योंकि स्ट्रेट है तो टर्शरी होने के चांसेस नहीं है, सेकेंडरी या फिर प्राइमरी होगा, राइट। अब हमें पता करना है कि प्राइमरी कितने हैं एंड सेकेंडरी कितने हैं, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया,
हमने बेसिकली क्या किया, हमने यहाँ पर अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया। देखो जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, वो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में करता है, एंड वो भी तब करता है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, ठीक है, और हिंड्रेंस कम हो, ठीक है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज कब करता है, जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो। जो हमने अभी रिएक्शन पढ़ी थी COOH वाले भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई थी, एंड दूसरी चीज़ जो है हिंड्रेंस कम हो। तो जब हमने ब्रोमीन वाटर डाला था तब उस टाइम पर जो ग्लूकोज था उसका सिर्फ COH ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक में चेंज हो रहा था। जो लास्ट पे टर्मिनल पे प्राइमरी अल्कोहल भी पड़ा था वो भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी और बीच वाले OH के पास में हिंड्रेंस जो थी वो ज़्यादा थी, तो हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। बट जो हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, वो कब ऑक्सीडाइज करता है, उसके सिर्फ एक ही कंडीशन है कि हिंड्रेंस कम हो, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम भी होगा, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो मैं ऑक्सीडाइज कर दूंगा, ठीक है। तो अब हमने ना वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लिया, अब हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये था हमारे पास में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो इसने क्या किया, जैसे ही हमने HNO3 डाला तो प्राइमरी अल्कोहल, जब HNO3 होता है ना, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, तो वो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं करता है, उसे कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देता है। और जो एल्डिहाइड होता है उसे भी वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक आ गया, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक आ गया। बट ये जो सेकेंडरी थे अल्कोहल, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस ज़्यादा थी एंड यहाँ पर हिंड्रेंस कम थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी, बट इतना वो मैनेज कर लेता है। एंड यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ तो होना ही था, ये तो कन्फर्म था, इसको तो वीक कर लेता था तो स्ट्रॉन्ग तो डेफिनेटली करेगा। तो यहाँ पर हमारा डिफिकल्ट पार्ट खत्म हो गया, एंड आई होप आपको याद हो गया होगा। एक बारी खुद से भी 2-3 बारी पढ़िए तभी अच्छे से याद होगा, मेरे अकेले से नहीं होगा, ठीक है, मेरे अकेले पढ़ाने से नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो उन्होंने ग्लूकोज के वो स्ट्रक्चर उठाए जो उन्हें पता था कि ये स्ट्रेट चेन है, इनमें कोई रिंग शेप्ड कुछ नहीं बात है। एक बारी मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। देखो ओपन करके अब दिखा रही हूँ आपको मैं स्ट्रक्चर। ये है हमारा डी ग्लूकोज, ये क्या है हमारा डी ग्लूकोज। नोटेड डाउन फटाफट से, इसका मैं कॉन्सेप्ट भी आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है मेरे बच्चे, एक सेकेंड, आई एम सॉरी, कोई बात नहीं। ये हमारा है बच्चे डी ग्लूकोज। क्या है ये हमारा डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज में पता है क्या होता है, ज़्यादातर ओवेट जो है वो राइट की ओर होते हैं, ये सबको याद रहता है, ये भी सबको याद रहता है। इसमें आती है लोगों को प्रॉब्लम। ये है हमारा डी ग्लूकोज, ठीक है, ज़्यादातर राइट पर है, ज़्यादातर जो है वो कहाँ पर है, राइट पर है। ये सेकंड वाला लेफ्ट पर है। इसी तरह से अब एल ग्लूकोज बनाती हूँ, एल मीन्स लेफ्ट, ठीक है। इस तरह से आप सोचिए ज़रा, इस तरह से, ऐसे है ना, ऐसे है ना ये। यहाँ पर क्या है, ये एक OH है ना, अब देख पा रहे हो, हाँ ये स्ट्रक्चर, आर यू एबल टू सी दैट बाई दिस फर्स्ट। इस तरह से याद रखना है अपने को, और ये इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब
अब हम चलते हैं, अब लोगों को पता था कि ये है जो हमारा, अब देखो ये स्ट्रेट वाला खत्म हो गया। नाउ पीपल न्यू दैट कि अब हम लोग पता करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर के, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में। साइक्लिक ग्लूकोज स्ट्रक्चर के बारे में अब हम पता करने जा रहे हैं। किसके बारे में पता करने जा रहे हैं हम लोग? साइक्लिक ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में पता करने जा रहे हैं। तो साइक्लिक ग्लूकोज स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा? साइक्लिक ग्लूकोज स्ट्रक्चर में क्या हमने देखा, क्या ऑब्जर्वेशन हमारी रही? जो साइक्लिक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था ना बच्चे, was not able to reduce Filling's solution, टॉलेंस रिएजेंट। ग्लूकोज वो तो कर पाया था ना, उसके पास में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप था, इस वजह से कर पाता था। ठीक है, स्किप्स टेस्ट, तो इन सब चीजों को करवाने के लिए ग्लूकोज स्ट्रक्चर के पास में रिक्वायरमेंट क्या है? इन ये सब के बारे में, सब एल्डिहाइड में है। ये सारी रिडक्शंस करवाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। क्या है रिक्वायरमेंट? फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप। और वो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप साइक्लिक ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में नहीं था। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि साइक्लिक ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो नहीं है। ठीक है, नहीं है। समझ में आ गया आपको ये? समझ में आ गया आपको ये? एंड एक तो ये चीज थी जिससे हमें ये प्रूफ हो गया कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो नहीं है। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था, आपको याद है? जब मैंने ग्लूकोज के साथ में NH2OH डाला था तो वो कार्बोनिल ग्रुप को जाके कार्बोनिल ग्रुप के पास जाके उसमें वो चेंजेस कर रहा था। अगर यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है ही नहीं तो इसका मतलब NH2OH जो है वो भी रिएक्ट नहीं करेगा हाइड्रोक्सिलमीन के साथ में। ठीक है, सो जो हमारा ग्लूकोज था, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद व्हाट? डज नॉट रिएक्ट विद NH2OH। NH2OH क्या है? हाइड्रोक्सिलमाइन। स्ट्रेट चेन में तो वो रिएक्ट कर रहा था, ऑक्साइन का फॉर्मेशन कर रहा था, बट क्योंकि यहाँ पर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है तो यहाँ पर वो रिएक्ट नहीं करेगा, indicating absence of the free CHO group, indicating the absence of the free CHO group। यहां तक आपको क्लियर है क्या? ओके। अच्छा, अब आपको ये बात समझनी है कि जो साइक्लिक्स, जैसे आपने देखा ना, जो स्ट्रेट चेन था वो आपको दो फॉर्म्स में दिख रहा था, D and L। तो आपको यहाँ पे ये समझना है, ग्लूकोज, अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म which are crystalline, basically two different crystalline forms। और उन दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। क्या बोलते हैं? अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म कैसे आती है? अल्फा फॉर्म कैसे ऑब्टेन की जाती है? बाय क्रिस्टलाइजेशन। किस तरह से फॉर्म की जाती है अल्फा फॉर्म? बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ व्हाट? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ व्हाट? ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज।
कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज को जब हम क्रिस्टलाइज करवाते हैं तो हमारे पास में अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बनती है। बीटा फॉर्म कैसे बनती है? बीटा फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज बनती है बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हॉट एंड सैचुरेटेड aqueous सॉल्यूशन। ये क्या है? हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। मेन चीज तो यही है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। एंड इतने कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये होता है कि इसमें पानी है ही नहीं, बहुत ही ज्यादा कम है। और एक्वस का क्या मतलब है? इसमें पानी है। और सैचुरेटेड का मतलब आप समझते हो, मतलब ग्लूकोज पानी में आपने इतनी घोल रखी है कि इससे ज़्यादा हम ग्लूकोज इसमें घोल नहीं सकते हैं, उसे बोलते हैं हम सैचुरेशन। एंड वो सॉल्यूशन थोड़ा हॉट भी है, मतलब इट इज सैचुरेटेड। और हमने गर्म कर करके उसे ग्लूकोज जितनी मिल सकती थी हमने मिला ली, इससे ज़्यादा हम अगर मिलाएंगे तो वो नीचे सेटल डाउन करनी स्टार्ट हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते हैं। तो सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो अल्फा फॉर्म इज दिस, बीटा फॉर्म इज दिस। समझ में आया आपको? समझ में आया आपको? आई होप आपको समझ में आया है। आया है समझ में? आया है तो बेटा बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए था, बिकॉज इतना डिफिकल्ट नहीं था एक्चुअली। चलिए अब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर को जान लेते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर असल में दिखता कैसा है। साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो असल में दिखता कैसा है वो हम थोड़ा जान लेते हैं। अच्छा, हम करते पता है क्या है बच्चे? आई विल शो यू हम क्या करते हैं। जैसे आपके पास में ये है ना सी, आप एक पहले हम ना आपको डी ग्लूकोज बनाकर दिखाती हूँ, आप भी बनाइए मेरे साथ में। ज़्यादातर OH जो है राइट पे आते हैं, इसका बेसिकली उल्टा है डी ग्लूकोज, है ना, इसका उल्टा है डी ग्लूकोज। CH2 यहाँ तक क्लियर है? इसमें क्लियर करना है तो पहले ही बता दिया मैं। अब एक्चुअल में इसमें होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहले इसको ड्रॉ करिए फटाफट से। बेसिकली होता क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो टूट जाता है। मैं आप पता है ऐसे करिए, ठीक है। ये कार्बोनिल ग्रुप क्या कर जाता है, प्लस और माइनस में टूट जाता है। यहाँ से ये H निकलता है, ये H जाता है इस O के साथ में अटैच हो जाता है। एंड ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के साथ में अटैच हो जाता है। मैं आपको बनाकर बताती हूँ, देखिए ये हाइड्रोजन निकला, इस ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो गया, तो मैंने इसको OH की फॉर्म में दिखा दिया। बीच में सारा कुछ वैसे ही है तो मैं इसको कंप्रेस करके लिख दे रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास में क्या हुआ है, अब यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर एक सिंगल ऑक्सीजन बचा है और यहाँ पर कार्बन के पहले 4 बॉन्ड थे, अभी इसके पास में सिर्फ 3 बॉन्ड्स बचे हैं। तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ये ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूट गया था तो ऑक्सीजन ने बोला कि यार मुझे एक और बॉन्ड बनाना है, एंड दूसरी कार्बन भी बोल रहा था कि यार मुझे एक और बॉन्ड बनाना है। ये ऑक्सीजन मेरे साथ ऑक्सीजन ने एक और नया दोस्त बना लिया, मैं तो इसका दोस्त हूँ ही, इसने साथ में एक और दोस्त ले आया है हाइड्रोजन, है ना। तो ये आपस में जाकर बॉन्ड बना लेते हैं। यही है हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर, यू नो। इसी को ही हम बोल देते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। कैन यू बिलीव दैट? कैन यू बिलीव दैट? कैन यू बिलीव दैट? कैन यू? इसको थोड़ा हम करके देखें, ओपन करके देखें, क्या कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं है। अल्फा और बीटा किस बेसिस पे डिसाइड होता है? अल्फा वो होगा जिसमें ये OH राइट साइड पर होगा, ये OH राइट साइड पर होगा तो हम इसे अल्फा बोलेंगे। अगर ये OH लेफ्ट साइड पर होगा तो हम इसे बीटा बोलेंगे। तो ये कार्बन डिसाइड करेगा कि वो अल्फा होगा या बीटा होगा। अल्फा
राइट बीटा एल। यहां तक क्लियर है? अल्फा राइट बीटा एल डिसाइड कौन करेगा? सेकेंड कार्बन। नोट कर लीजिए इसको एज इट इज, ठीक है। एंड डी ग्लूकोज कौन सा होगा? ये कौन सा है हमारा? ये डी ग्लूकोज है। अब क्योंकि इस कार्बन पे OH राइट पर है तो हम इसे बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। अगर मैं बाकी पोर्शन को ना छेड़ू और इस OH को यहां लगा दूं और इस H को यहां लगा दूं तो ये बन जाएगा बीटा डी। अभी भी है, सिर्फ इसको चेंज किया, इन दोनों को तो चेंज नहीं किया। तो बीटा अभी भी, सॉरी डी अभी भी है वो बीटा। बीटा क्यों है? क्योंकि OH सेकेंड कार्बन का लेफ्ट पे आ गया। ऐसा नहीं कहना कि मैम इस OH को आपने लेफ्ट पे कर दिया तो हम इसे अब डी नहीं बोल सकते हैं। बेटा डोमिनेटिंग तो यही बोल रहे हैं ना डी, बिकॉज एल में तो OH इधर होता है, ये दोनों OH इधर होते हैं, तो वो सब तो नहीं हो रहा ना। तो ये है डी ग्लूकोसी। बट अगर इस कार्बन पे OH इधर है तो वो बीटा है, अगर इधर है तो वो अल्फा डी है। डी है बट ये बीटा डी है। और अगर मैं इस OH को यहाँ बना दूं तो ये अब अल्फा डी बन गया, ये अल्फा डी बन गया। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। अब ध्यान से हम बनाते हैं अल्फा डी ग्लूकोज को। अल्फा डी ग्लूकोज को ध्यान से सुनते जाइएगा। अल्फा बना रहे थे ना हम लोग, ये तो बीटा बन जाना था। थोड़ी सी गलती हो रही है, थोड़ी सी गलती जो है वो हो रही है। ये हमारा है कार्बन। मैंने ना आई थिंक आपको थोड़ा सा गलत बता दिया, आप उसको भूलिए और आप मेरे को ये बात सुनिए, ठीक है। ये कार्बोनिल ग्रुप था जिसके हमने यहाँ पर OH लगा दिया। अब हम डी ग्लूकोज बनाते हैं। लेट्स मेक दी डी ग्लूकोज। लेट्स मेक दी डी ग्लूकोज। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन के साथ में अटैच्ड है। तो ये कौन सा है बेटा? राइट पे है तो अल्फा, जिस डी वाला जैसा है तो अल्फा डी ग्लूकोज। एंड इस तरह की अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन। ये क्या है बेटा? फिशर प्रोजेक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं? नाम दिया हुआ है फिशर प्रोजेक्शन। एंड आपने कभी वो पायरेनॉइड स्ट्रक्चर देखा हुआ है? ऐसा होता है पायरेनॉइड स्ट्रक्चर। तो क्या इसमें भी आपको ऐसे नहीं कुछ दिख रहा है? ऐसी जगह यार डंडी निकल रही है, ओ है डंडी निकल रही है, डंडी निकल रही है, ओ है डंडी निकल रही है। तो क्या आप इसे पायरेनॉइड स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते हो? बोल सकते हैं। मैं अब इन तीनों को अपन को कंबाइन करना है, मतलब अभी बताती हूँ। फिश, ये आपको एग्जैक्टली लिखना है। फिशर प्रोजेक्शन, स्पेलिंग देख लेना। फिशर प्रोजेक्शन ऑफ पायरेनॉइड स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज। समझ में आया आपको ये? अब अगर मैं इस OH को इस साइड पे ले आऊं, आप पूरा बनाना, मैं यहीं पे बता दे रही हूं। तो यहां पर अल्फा की जगह आपको बस बीटा लिखना है, बाकी सेम रहेगा, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। और अगर मेरे को इसको प्रॉपर रिंग की फॉर्म में बनाना हो तो मैं क्या करूं? तो राइट वालों को आप क्या रखेंगे बच्चा? राइट वालों को कहाँ रखेंगे? सोचो सोचो, आपको क्या लगता है? सोचो। राइट वालों को आप नीचे रखेंगे और लेफ्ट वालों को आप ऊपर रखेंगे, ठीक है। मैं आपको यहीं पर बनाकर बताती हूँ। देखो, इसे हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। जो मैं बनाने वाली हूँ वो है हेवोर्थ प्रोजेक्शन। जो मैं बनाने वाली हूँ वो है हेवोर्थ प्रोजेक्शन। मैं यहीं पर ही आपको बनाकर दिखाती हूँ। हेवोर्थ प्रोजेक्शन हमारी कैसी होगी बच्चे?
ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। तो हैवॉर्थ प्रोजेक्शन हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट कार्बन पे राइट साइड पर क्या है बेटा, H है तो H नीचे आएगा, OH ऊपर आएगा। क्या क्या है, OH नीचे आएगा, H ऊपर आएगा, OH नीचे आएगा, H ऊपर आएगा, OH नीचे आएगा, H नीचे आएगा, सॉरी H ऊपर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, एक सेकेंड। यहाँ क्या आएगा, दोबारा देखो, यहाँ पे H आएगा, OH आएगा, H आएगा, OH आएगा, एंड सॉरी यहाँ पे OH आएगा, H आएगा। थर्ड है ना ये, 1 2 3, 1 2 3। फिर से OH आएगा, H आएगा, OH आएगा, H आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, OH आएगा, H आएगा। बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, CH2OH आएगा। एक्चुअल में ना बच्चे, एक चीज़ मैं आप पर चेंज करना चाहूँगी, एक चीज़ मैं यहाँ पर चेंज करना चाहूँगी। ये जो CH2 है ना, ये OH ही रहेगा एक्चुअली। ऑक्सीजन जो है ना वो यहाँ से अटैच हो रहा है, एंड हाइड्रोजन भी इसका ही जाकर जुड़ा है। कंफ्यूज कर दिया ना मैंने आपको, एक बारी और बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं पहले आपको बनाकर बता रही हूँ फिशर प्रोजेक्शन ऑफ मेरे को ना थोड़ी गड़बड़ी लगी यार, आई एम सो सॉरी, आई शुड नॉट हैव डन दिस। बट अगर मैं अभी एडिट करने बैठूंगी ना, तुम्हारे पास वीडियो पहुंच नहीं पाएगी, ठीक है। तो अभी देखो, सिंपली देखो पहले आप मेरी बात को। ये हमारे पास में फर्स्ट कार्बन है, ये हमारे पास में सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। बट जो मैंने OH यहाँ से H हटा के यहाँ लगाया था ना, आपको एक्चुअल में यहाँ से उठा के यहाँ लगाना है। समझ में आया, बस इतना सा फर्क है। ये अल्फा हम बना रहे हैं, एंड ऑक्सीजन जो है वो एक्चुअली यहाँ से अटैच्ड है। समझ आया, बस इतना सा फर्क है। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बस और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे फर्क आएगा। मैंने पहले क्या कर दिया था, मैंने इस OH को मान लिया था, एंड इस OH का H मैंने इसके ऑक्सीजन के साथ जोड़ा था, एंड ये ऑक्सीजन ये मान लिया था। बट एक्चुअल में इसका OH होता है। तो ये हमारा क्या है, फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन, ठीक है। अब हम इसका वो बनाएंगे, हैवॉर्थ प्रोजेक्शन बनाएंगे, हैवॉर्थ प्रोजेक्शन बनाएंगे। तो राइट वाली चीजें नीचे आएंगी और लेफ्ट वाली चीजें कहाँ जाएंगी बच्चे, ऊपर जाएंगी। ये हमारा अल्फा नहीं है, अल्फा में क्या होना चाहिए, राइट साइड पे OH होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, राइट साइड पर OH होना चाहिए, एंड लेफ्ट साइड पर क्या होना चाहिए, H होना चाहिए। तो अगर ये हमारा फर्स्ट कार्बन है तो OH नीचे जाएगा, H ऊपर जाएगा, OH नीचे जाएगा, H ऊपर जाएगा, एंड यहाँ पर क्या होगा, थर्ड देखो, H नीचे जाएगा, OH ऊपर जाएगा, OH नीचे जाएगा, H ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर कैसे होगा, जो बड़ा ग्रुप है वो ऊपर जाएगा, CH2OH ऊपर जाएगा, H नीचे जाएगा, एंड इसे जोड़ने वाला कौन है, ऑक्सीजन, फर्स्ट एंड फिफ्थ को जोड़ने वाला। तो ये कौन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फर्स्ट और फिफ्थ, फर्स्ट ये फर्स्ट है, ये फिफ्थ है, इसको जोड़ने वाला कौन है, ऑक्सीजन। अगर मुझे बनाना हो फिशर प्रोजेक्शन ऑफ पायरिनॉल स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, तो बीटा डी ग्लूकोज अगर मुझे करना हो तो मुझे यहाँ पे पहले तो बीटा लिखना है, फिर मुझे यहाँ पर OH लगाना है, एंड यहाँ पे H लगाना है, एंड मुझे इसकी पोजीशन को बस चेंज कर देना है। ये आ गया हमारे पास में हैवॉर्थ प्रोजेक्शन। अब आपको ना मैं एक होमवर्क दे रही हूँ,
होमवर्क दे रही हूँ, क्या होमवर्क दे रही हूँ, ये हमारा जैसे फिशर प्रोजेक्शन हो गया पायरिनॉल स्ट्रक्चर का, मैंने आपको अभी बनाकर दिखाया, एक बार और बता देती हूँ। फिशर प्रोजेक्शन ऑफ पायरिनॉल स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज में क्या होता है, ये होता है H, ये क्या है हमारा कार्बन, थोड़ा और क्लियर बनाती हूँ, है ठीक है, ओके। यहाँ पर ये OH, ये H, ये कार्बन H OH, ये कार्बन, ये OH, ये H, ये OH, ये H एंड ये CH2OH। ये फर्स्ट कार्बन डिसाइड करेगा कि ये अल्फा होगा या बीटा होगा। पहले हम ना इनिशियली चलते हैं जैसे पहले था, ठीक है। ये कार्बन डिसाइड करेगा ये अल्फा होगा या बीटा होगा, अल्फा होगा या बीटा होगा, एंड बाकी का ये स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा कि ये डी होगा या एल होगा। चलिए अब ये हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, डी ग्लूकोज है। तो होगा क्या बच्चे, यहाँ से H हटेगा एंड इसके ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो इसके ऑक्सीजन के साथ में H जुड़ गया तो इसने ये बॉन्ड कार्बन के साथ तोड़ दिया। अब कार्बन को कॉम्पनसेट करना है तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन भी तड़प रहा था बॉन्ड के लिए, तो ये ऑक्सीजन ने जाकर बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ में, ठीक है। अब अगर ये OH हम इधर लिखते हैं तो वो बीटा है, अगर हम OH इधर लिखते हैं तो अल्फा है। होमवर्क क्या है, ड्रॉ इट्स हेवोट प्रोजेक्शन। ठीक है जी, ओके जी। सो हियर वी आर गोइंग टू एंड द सेशन, ओके, and I hope you understood the session. Thank you so much and have a good day, and if you're gonna sleep then good night. I'm sorry मैंने बीच में थोड़ी सी गलती कर दी स्ट्रक्चर समझाने में, but don't worry about that. I will basically आप यहाँ पे डायरेक्टली आ गए होंगे बिकॉज मैं मेंशन कर देती हूँ। So thank you so much, bye bye.